नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बनारस के अस्पतालों और प्रशासनिक अमले द्वारा व्यापारी संस्थानों की अनदेखी के संदर्भ में व्यापारी नेता राकेश जैन की मुख्यमंत्री से बातचीत की वायरल वीडियो पर दिए गए जिलाधिकारी के नोटिस के खिलाफ आज वाराणसी व्यापार मंडल के सभी संगठनों और पदाधिकारी एकजुट होकर कमिश्नर से मिलने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जिसमें एकमत होकर ये मांग की गई कि लोकहित में उठाई गई आवाज को नोटिस देकर दबाने की प्रवृत्ति बंद की जाए तथा आपसी तालमेल और सौहार्द का वातावरण पैदा किया जाए। वहीं व्यापारी हर वक्त प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है, लेकिन अब जिस तरह से व्यापारियों की अनदेखी हो रही है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। की जो आए दिन होने वाली जो समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग के एक साथी राकेश जैन जी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से बात किए थे। उस वार्ता के क्रम में बाद में जिला प्रशासन ने उन्हें एक शोकॉज नोटिस दी। तो हम लोग आज आदरणीय कमिश्नर साहब के पास अपना एक प्रत्यावेदन लेके आए थे कि चूँकि वाराणसी में व्यापारी और प्रशासन दोनों एक साथ चलते हैं और एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, इन दोनों के बीच में डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने आज कहा कि आप कमिश्नर साहब इसमें इंटरवीन करके इसको ख़त्म कराइए, क्योंकि राकेश जी का इंटेंशन किसी को अपमानित करना या क्षुब्ध करना नहीं था। व्यापारियों की समस्याएं अपने गार्जियन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बताना कहाँ तक गलत था, इसी विषय पर हम लोग आज आए। वहीं कोरोना के जांच में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे निशीत कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी पॉजिटिव घोषित करने का मामला सामने आया है। नगर निगम द्वारा कोरोना कंट्रोल से फोन कर रिपोर्ट को मौखिक रूप से कोरोना पॉजिटिव बताकर पूर्व मंत्री डॉक्टर बहादुर यादव के घर को 17 अगस्त को से 31 अगस्त तक के लिए कंटेनमेंट जोन बनाकर उनके परिजनों को आवागमन को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं घर पर आ रहे संबंधित लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव बताने के बावजूद परेशान किया जा रहा है और अब मंत्री परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा अपने दर्जनों सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपा है और कोरोना वायरस पर बीएचयू प्रशासन, डॉक्टर और नगर निगम की घोर लापरवाही की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी जिला और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में उपाध्यक्ष अनवारुल हक अंसारी, पूर्व महानगर सचिव लालू यादव, बिलाल अंसारी और जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ और तमाम समाजवादी सिपाही के साथ प्रतिनिधि मंडल हम लोग जिलाधिकारी से मिलने आए थे। हम लोगों ने जिलाधिकारी से मांग किया कि कोरोना के नाम पर बनारस में जो बीएचयू प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कोरोना के नाम पर अराजकता, कोरोना के नाम पर दशहत, कोरोना के नाम पर जो खेल किया जा रहा है, ये तत्काल इस पर अंकुश लगाया जाए। कोरोना के एक मरीज द्वारा चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि वाराणसी के बीएचयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां लापता कोविड मरीज का शव हॉस्पिटल परिसर में ही मिला। बीएचयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड से 22 अगस्त की रात गायब हुआ लंका थाना क्षेत्र के डफी के रहने वाले 23 वर्षीय युवक अजय कुमार का शव हॉस्पिटल परिसर में ही बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। वहीं गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया है और मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट होने के बाद ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां कोरोना संक्रमित का लक्षण पाए जाने के बाद मेरे भाई को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं हॉस्पिटल से 22 अगस्त को रहस्यमय परिस्थिति में लापता होने के बाद आज उनका हॉस्पिटल परिसर में शव मिला, जो पेट में चीरा का निशान था, तो जाहिर करता है कि भाई की किडनी निकालकर लाश को पानी की टंकी के पास फेंक दिया गया था। एक युवक जो कि हेड इंजरी करके ट्रॉमा सेंटर के में भर्ती हुआ तो और बाद में कोविड पॉजिटिव आने पर बीएचयू के कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफ़र हो गया था। इस पेशेंट का हम लोगों ने इलाज किया। कोविड इलाज में ये काफ़ी कुछ ठीक हो गया था और काफ़ी कॉन्शियसनेस लेवल इसका काफ़ी कुछ ठीक हो गया था। हम इसके रिपोर्ट के नेगेटिव होने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी ये परसों अचानक से गायब हो गया।
अस्पताल प्रशासन और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सभी लोगों ने बहुत खुदाई करी। पुलिस को इसके तत्काल सूचना दी गई और विभिन्न जगहों पर इसकी अस्पताल के प्रशासन ने और कर्मचारियों ने खुदाई शुरू करी। संपर्क इसके रिश्तेदारों से और क्लोज रिलेटिव से बना करके रखा। सीसीटीवी फुटेज को बहुत खंगाला गया और उसमें भी सर्च किया गया पेशेंट को, और एक जगह जब क्लू मिला तो उस जगह बहुत गहराई से जांच करने पे पता लगा कि जो एक डक्ट्स जहां से जा रही थी वहां से उसने उतरने की कोशिश करी। उन डक्ट्स के टूटने की वजह से वो नीचे फर्श पे गिरा और उसकी ऐसा लगता है कि वहीं पर मौत हो गई। अभी लोग कोविड-19 अभी उनका किडनी निकाल कर मृत्यु कर दिया और बोले अच्छा फेंक दिया, उसको टंकी में डाल दिए। मोनू कुमार। खबर में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए हिंदी का छात्र नीरज राय जेईई, नीट्स, नेट सहित कोई भी परीक्षा कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बीएचयू में या कहीं भी नहीं कराने के लिए सरकार से मांग करते हुए पिछले 14 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। छात्र नीरज लगातार केंद्र सरकार और बीएचयू प्रशासन से विभिन्न माध्यम से संवाद करके अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन नीरज की कोशिशों के बावजूद अभी तक प्रशासन की तरफ से और बीएचयू प्रशासन की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी अधिकारी ने छात्र के पास आकर समस्या को नहीं सुना है। वहीं सरकार द्वारा सभी परीक्षाओं जेईई, नीट्स, नेट्स के साथ विश्वविद्यालयों के एंट्री परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं और नीरज के सत्याग्रह आंदोलन का सभी छात्र ने खुले दिल से समर्थन करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम सभी हर तरह के इस साथ हैं और लेकिन ये अकेले ही सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। मेरी मांग यही है कि महामारी के दौरान किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न की जाए, क्योंकि कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। असम, बिहार, बंगाल में बाढ़ की स्थिति है। यातायात की अनियमित और असुरक्षित व्यवस्था है। ऐसे मेरी मांग यही है कि समस्याओं को देखते हुए, छात्र के हित को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न की जाए। जी देखिए, हमारे साथी पिछले 14 दिन से यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इनकी एक सामान्य सी मांग है और बहुत वाजिब मांग है कि जब महामारी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 70,000 केस लगातार देश भर में आ रहे हैं, उस समय एग्ज़ाम कराना विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अगर उनको कोरोना होता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो अपने घर जाएंगे, घर परिवार को होगा। इस तरीके से केस लगातार बढ़ेंगे। दूसरी बात इसमें है कि कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, लॉकडाउन लगा हुआ है और बस नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रही है। तो जो छात्र असम से फॉर्म भरे हुए हैं, बंगाल से फॉर्म भरे हुए हैं या बिहार से फॉर्म भरे हुए हैं, उनका एग्जाम किस स्थिति में होगा? उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकरों को मिल रही मुफ्त बिजली सुविधा पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर है। राज्य सरकार पावर लूम के लिए टोकन मनी पर असीमित बिजली खर्च को सीमित करने और बिजली सब्सिडी सीधे बुनकरों के खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए तैयार की गई नई गाइडलाइन को इसी महीने कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और योगी सरकार ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत इस सेक्टर को जहां कई सुविधाएं दी हैं, तो वहीं बुनकरों को मुफ्त बिजली देने के नाम पर जारी लूट खसोट पर रोक लगाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। ऐसी दशा में बुनकर संघ का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा नए शासन देश के आधार पर जबरन यूनिट की बिल वसूलने के लिए कनेक्शन काटकर बुनकरों का उत्पीड़न किया जाना सरासर अवैधानिक है और ये विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ ऑर्डर का उल्लंघन भी है। नया शासनादेश हमें मंजूर नहीं है और हम केवल बकायेदार होंगे। वाराणसी के बुनकर प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि आगामी 1 सितंबर 2020 से प्रदेश के समस्त पावरलूम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसी के साथ ही यदि 15 सितंबर तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो मजबूरन प्रदेश के समस्त बुनकर अपने पावरलूम को विद्युत कनेक्शन को सामूहिक तौर पर पीढ़ी कराने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। लूम बुनकरों की बिजली का रेट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जो हमारा 2006 से फ्लैट रेट शासनादेश चल रहा था, जिसमें हम एक लूम का 71.5 रुपया दे रहे थे, आज जो व्यवस्था लागू की जा रही है जबरन हमारे ऊपर 71.5 की जगह पर हमें कम से कम 1500 रुपया एक लूम का देना पड़ेगा, जो हम देने में सक्षम नहीं हैं और हम इसकी वजह से बकायेदार हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। उसी संबंध में आज हमारी उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश संचालन समिति की बैठक थी लोहता में। उसी में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से
हम अपने पावलोमों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में अब स्वच्छ काशी सुंदर काशी की बातें दिखाई देने लगी हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगर मार्केट में वृक्षारोपण कर हरित क्रांति का संदेश दिया गया है। वहीं इस कार्य की शुरुआत अपर नगर आयुक्त दीनदयाल वर्मा की अगुवाई में की गई, लेकिन वृक्षारोपण करने के पूर्व विजयनगर मार्केट में लगे हुए कई दर्जन ठेला पटरी के दुकानदारों की दुकान हटाए जाने पर व्यवसायी नाराज दिखे। वहीं ठेला पटरी व्यवसायी के सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि सरकार एक और जहां पीएम स्वरोजगार निधि योजना चलाकर पटरी व्यवसायियों को बसाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आला अधिकारी मनमानी कर हम व्यवसायियों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बीजेपी के बागेश्वर मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ शर्मा ने के साथ ही व्यापारी नेता जवाहर जायसवाल के अलावा कई दर्जन लोग मौके पर मौजूद रहे। इकोलॉजिकल बैलेंस, दूसरा होता है हरियाली। इसी को खूबसूरत और हरियाली बनाने के लिए नगर निगम कई जगह और भी पेड़ लगवाने जा रहा है। खासतौर से बगुना पार्क का जो हमारा एरिया है किनारे का, उसमें वृक्षारोपण बड़ा दिक्कत है। कितने पौधे लगाने के लक्ष्य हैं? हमारा उसे लक्ष्य तो अभी है, जो जुलाई में वृक्षारोपण हुआ था उसमें करीब हमारे जो है 59,000 वृक्ष लगाए गए थे और उनकी रखवाली भी की जा रही है। आगे हमारा जहाँ जहाँ पॉकेट नगर निगम के हैं और जहाँ हरियाली और इकोलॉजी बैलेंस के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, वहाँ पेड़ लगाया जाए। वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपर नगर आयुक्त सर के द्वारा किया गया है, जिसमें कि यहाँ कुछ स्ट्रीट वेंडरों की समस्याएं भी थी, उससे उन्हें अवगत कराया गया है, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कल संयुक्त टीम आएगी परिवर्तन दल की, जोनल अधिकारी सर और जो भी संयुक्त जितने भी नॉमिनेट हमारे मेंबर हैं वो रहेंगे। जो भी उक्त स्थल रहेगा, अगर व्यवस्था के अनुरूप और मानक के अनुरूप रहेगा तो हमको उस उक्त स्थल में हमको भी व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लखनऊ और जनपद न्यायाधीश उमेश चंद्र शर्मा के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी की ओर से सोमवार को सदर तहसील में राज्य कार्य योजना 2020-21 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्यस्थता और लोक अदालत के विशेष संदर्भ के साथ एडीआर तंत्र का प्रावधान और लाभ वरिष्ठ नागरिक के अधिकार और कोविड पीड़ित के अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी की सचिव सुधा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के तहत लोक अदालत और मीडिएशन से संबंधित कानूनों और स्थिति पर वरिष्ठ नागरिकों को विधिक अधिकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और आपदा से पीड़ित और कोविड-19 से पीड़ितों के अधिकार और स्कीमों पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं शिविर में उपस्थित कई आमजन की समस्या को सुना गया और उसका समाधान भी किया गया। वहीं उक्त अवसर पर ट्रेनी अपर सिविल अवनीश उपाध्याय, उप जिलाधिकारी प्रमोद पांडे, मनोज कुमार पाठक, तहसीलदार सदर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये हमारे माननीय सालसा के मासिक कार्य योजना का एक भाग है, इस तरह का लीगल अवेयरनेस चलाना। ये मेनली एडीआर मैकेनिज्म, उसमें भी स्पेशली जो है वो लोक अदालत और मीडिएशन को लेकर के विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता फैलाने के लिए था। और इसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम को लेकर के भी उनके अधिकारों के बारे में, जैसे कि वहाँ पर ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता की उपस्थिति बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उनके बिना वहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है, ये सारा मैटर भी उठा करके बताया गया, आम जन तक ये बात पहुँचे। उसके साथ ही साथ प्ली बार्गेनिंग पर कि कैसे क्रिमिनल मैटर्स में कैसे कैसे इस तरह का अपना करके और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जो चलती है क्रिमिनल मामले में भी, उससे निजात पाया जा सकता है। अगर वो अपने को अपराधी मान रहा है कोई भी अभियुक्त, तो मिनिमम अगर उस मैटर में सज़ा का प्राविधान है तो उसके आधे से, और उस मैटर में मैक्सिमम का अगर प्राविधान है जहाँ पर मिनिमम नहीं है तो मैक्सिमम के 1/4 से वो इस तरह का समझौता कर सकता है। खबरों में बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ वाराणसी की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।